अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथ की चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th के जो कर रहे हैं उसमें 1.2 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले इससे पिछले लेक्चर में हमने 1.2 से पहले जितने भी सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं उन सब को डिस्कस किया था। और अभी 1.2 जो है वो बहुत ही आसान सी मशक है, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें, एक्सरसाइज बहुत आसान है। इसमें हमने पहले जो 3 सवाल हैं उनमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, चौथा, पाँचवा और छठा इसमें सिर्फ सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं। जैसे पहले के अंदर 1.2 का पहला सवाल देखें। ए मैट्रिक्स जो है आपके पास है 0 0 0, और इसके टॉप पे लिखा क्या हुआ, हमने करना क्या क्या, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है जिसकी सारी वैल्यू 0 0 हो जाए तो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स। और ये साथ साथ और क्या मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो इसका मतलब क्या है, ये साथ साथ इसके क्या है, ये कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पूछा नहीं है तो हमने बस इसका नल मैट्रिक्स बता देना। इसी तरह बी है 2 3 4, रोज़ कितनी है इसकी, 1 रो, तो 1 × 3 रोज़ इंटू कॉलम, 3 कॉलम है, तो ये कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये आसान सा सवाल है। इसी तरह सी है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, डी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो। रो मैट यूनिट मैट्रिक्स हैं जिसमें 1 1 है, डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और बाकी 0 0 हैं, तो वो यूनिट मैट्रिक्स है। ये आपके पास नल मैट्रिक्स है और ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह आपका दूसरा सवाल है, उसमें उसने पूछा स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है, रेक्टेंगुलर बताना है, रो मैट्रिक्स बताना है, कॉलम बताना है, आइडेंटिटी बताना है और नल मैट्रिक्स बताना है। अच्छा, अब आपके पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो क्या होगा, ये नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज़ ऑल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट मेक्स इट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इससे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है, और एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, 2 रोज़ हैं और 2 ही आपके पास कॉलम हैं, तो ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 1 0 0 1, तो ये क्या है, आपकी डायगोनल मैट्रिक है, बाकी सारी वैल्यूज 0 हैं, डायगोनल लाइन पे वैल्यूज जो हैं वो वहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यूज हैं, तो दोनों वैल्यूज 1 1 हैं, तो वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं और कोई भी उसके अंदर और कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ये क्या है आपके पास, रो मैट्रिक्स है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। सो 1 रो के आपके रो कॉलम है, और ये आपके पास क्या है, 1 0 0, दिस इज़ व्हाट, ये आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स, और साथ साथ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आपके पास इसके 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, लेकिन सारी वैल्यूज 0 0 हैं, तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स। जिसके अंदर सारी वैल्यू 0 हों उनको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब नीचे उसने कहा जी डायगोनल, स्केलर और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताने हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, जिसकी डायगोनल लाइन में वैल्यूज एक जैसी हों और बाकी नॉन ज़ीरो वैल्यूज जो नॉन डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो 0 हों, वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। और जिसकी डायगोनल लाइन पे नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ तो हों लेकिन वो सेम ना हो और बाकी सारी वैल्यूज़ 0 हों, वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और जिसकी स्केल डायगोनल लाइन के ऊपर वैल्यूज़ 1 1 आ जाएँ, मतलब सेम वैल्यूज़ आ जाए और 1 आ जाएँ, वो कौन सा बन जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। इस तरह आपके पास ये क्या है, 3 0 0 0, 3 0 है लेकिन एक 3 है, दैट मीन्स डायगोनल लाइन पे एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी नॉन ज़ीरो, वो डायगोनल के लिए कंडीशन है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे भी आपके पास 5 -3 2 और 1 + 1 2, ये भी 2 बनता है और ये भी 2 बनता है, तो 2 0 0 2 दोनों 2 2 सेम हैं, तो ये कौन सा बनेगा, डायगोनल है, लेकिन उसके जब वैल्यूज सेम हो जाएं दोनों तो वो स्केलर भी बन जाता है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है।
अब आपके पास जो थोड़ा सा सॉल्व करने वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में, 4 में आपने क्या करना है, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। नेगेटिव कैसे बताएंगे, हम जब उसको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स कि उसकी सारी अंदर जितने भी साइंस होंगे वो उलट जाएंगे। जैसे ए है आपके पास 101, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। तो 10 - 1, अब मैंने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो मैं नेगेटिव ऑफ ए लूँगा। जब इधर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये नेगेटिव अंदर मूव करेगा तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। ज़ीरो के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़ीरो ही रहता है। इस नेगेटिव को ये नेगेटिव दोनों मिक्स होके +1 बना देंगे। तो ये आपका नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह आपके पास एक डी वाला है, वो कर लेते हैं। बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। 2 मैं करवा रहा हूँ, 5 हैं टोटल, बहुत ही आसान है। एक आपके पास डी है, वो क्या है आपके पास -3, -4, 2 एंड 5। अब इसको मैं नेगेटिव ऑफ डी लूँगा। जब नेगेटिव मैट्रिक्स लेना तो इधर भी नेगेटिव साइन लगाऊंगा, 2, -4 और 5। इसके बाद अब इस नेगेटिव में जब अंदर मूव करना है तो माइनस माइनस +3, माइनस माइनस +4, माइनस प्लस -2 एंड माइनस प्लस -5। दिस इज़ द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इसका। अच्छा, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आप लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि इसको रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें तो वो ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स बन जाता है। तो मैंने कहा था कि आप किसी एक तरह से कर लें। मैंने आपको जो पहले बताया था, जब हम पीछे हम बात डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा था आप रोज़ को पकड़ें और उसको कॉलम बना दें तो ट्रांसपोज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5वां सवाल है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। एक पहला पार्ट है उसका 0, 1 एंड -2। इसमें कितनी रोज़ हैं, 1, 2, 3, और 1 और 2 और R, 3 रोज़ हैं। अब पहली रो को पकड़ो, इसका मैं ए ट्रांसपोज लूँगा तो AT लिखूँगा और इसका आंसर लिखूँगा। फिर पहली रो को पकड़ा, पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो को पकड़ा, दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रो को पकड़ा, तीसरा कॉलम बना दिया। क्योंकि कॉलम की एक ही वैल्यू, इसके नीचे कोई और वैल्यूज़ नहीं आएंगी, तो ये आपके पास इसका ट्रांसपोज आ गया, -2 आएगा। और इसी तरह से आपके पास C है, 1, 2, 3, 2, -1 एंड 0। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगा, CT लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये रो पकड़ी, पहली रो पकड़ी, पहला कॉलम बना दिया 1, 2। दूसरी रो पकड़ी, दूसरा कॉलम बना दिया 2, -1। तीसरी रो पकड़ी, तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह आप E, F और D भी कर सकते हो, बहुत आसान है। ये आप लोगों ने खुद करने हैं। वेरीफाई करना है। आखिरी सवाल है आपके पास कि ए अगर ये है और बी ये है, तो ये बताएं कि अगर ए का ट्रांसपोज लूँ और फिर से उसका ट्रांसपोज ले लूँ तो वो दोबारा से ओरिजिनल मेरा मैट्रिक्स ए बन जाता है। ये वैसे आपको इधर से देखने से भी पता चल रहा होगा, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए को मैं सॉल्व करूँगा, ए वाले को सॉल्व करूँगा, बी वाला आप लोगों ने खुद करना है और फिर उसका मुझे बताना है कि आप लोगों से सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। ए है आपके पास, मैट्रिक्स है 1, 2, 0, 1, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने ए के बराबर लेना है। तो पहले दो काम करने हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और वो राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो इसमें दो काम हो रहे हैं, पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले AT फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को पकड़ो, 1, 2, पहला कॉलम बना दो। दूसरी रो 0, 1 को पकड़ो, दूसरा कॉलम बना दो। तो ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब जो ए ट्रांसपोज का आंसर आया है, इसको दोबारा से हमने ट्रांसपोज लेना है। AT का जो आंसर आया है, इसको हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। जब दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो पकड़ेंगे, पहला कॉलम, दूसरी रो पकड़ी, दूसरा कॉलम। तो ये किसके बराबर है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये ओरिजिनल मैट्रिक्स
ए के बराबर आ गया। दैट मीन्स के जो चीज़ वो प्रूव करवाना चाह रहा था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होना चाहिए, तो वो हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी के साथ 1.2 का एंड हुआ है और आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और आगे जो चीज़ें हैं उसकी बात कर रहा है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ एडिशन की तक डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बता दूं, और फिर उसके बाद हम 1.3 कल से शुरू करेंगे। कल देखेंगे 1.3 के बारे में अगर नेक्स्ट लेक्चर में। एडिशन और मैट्रिसेस में क्या होता है, आपको एडिशन तब हो सकती है जब आपका वैल्यूज़, उसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर दोनों सेम हो। दैट मीन्स यहाँ पे 2 3 0 1, इसमें रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसमें कितनी है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। दो मैट्रिसेस आपस में ऐड तब हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। उसकी वजह क्या होती है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड होती है। पहली पहली के साथ ऐड होगी, दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी के साथ, पहली पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी के साथ। जैसे आपको यहाँ पे इसने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ये मैं आज सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्व हम करेंगे एक्सरसाइज के अंदर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी आपको ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसमें दरमियान में माइनस साइन आ जाता है, जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं कि पहली वैल्यू वैसी आती है, दूसरी का साइन बदल के उसके साथ ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाती है और वो आंसर आ जाता है। ये उसने नीचे 2 एग्जांपल सॉल्व किए, हमें इस करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपके पास है मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर। जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसको आप 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी तमाम वैल्यूज़ के साथ अंदर अलग से मल्टीप्लाई होगा। जैसे -2 को वो ए मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, जो मैट्रिक्स है 3×3 का। अब ये 2 जो है वो हर वैल्यू के साथ अलग जाके साइन के साथ, अपने -2 के साइन के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा और वो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स में रियल नंबर भी आ गया। इसमें अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, a+b=b+a। जिस तरह 2+3 और 3+2 दोनों 5 आंसर आता है, इसी तरह इसमें भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तीन वैल्यूज़ ले लो आप लोग और पहले इसको ब्रैकेट a+b को पहले सॉल्व कर लो, फिर c को ऐड कर लो, या a+b+c को पहले सॉल्व कर लो और c को a को दोबारा एंड पे ऐड कर लो। ये लॉ इसके अंदर होल्ड करता है। अच्छा जी, इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव इन्वर्स है, ये हम कल कर लेंगे। साथ ही हम 1.3 मतलब नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 और 1.3 के कुछ सवाल और ये 2 चीज़ें कर लेंगे। आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं, क्योंकि लेक्चर में टाइम चाहे चाहे थोड़ा ही है हुआ है, लेकिन अगर हम ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप कर देंगे तो आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी और फिर साथ मेरे चलने में, मेरे साथ आपको स्पीड पकड़ने में भी मुश्किल होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे और आपको हर तरह से कामयाबियाँ अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका निगहबान।